अद्विक और वेदिका का आमना सामना पार्ट 8। सामने का नजारा देखकर अद्विक के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। सामने बैठी लड़की उसकी वेदू है या कोई और। उसके सामने बैठी लड़की डरी सहमी सी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अद्विक का ब्लेजर पहना हुआ था और उसे खींच खींच कर इस तरह से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी कि मानो अगर शरीर का एक हिस्सा भी दिखा तो शायद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ये वेदू नहीं हो सकती। उसकी वेदू लड़ना जानती थी। वो कभी खुद पर अत्याचार होने नहीं दे सकती थी। वो दूसरों को सबक सिखाना जानती थी। माँ बाप ना होने के बावजूद उसके दादाजी ने हमेशा उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया ताकि वो कभी किसी के भरोसे ना बैठे। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने वालों में से है, तो फिर आज ये लड़की कौन है? अद्विक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी वेदू ही है या कोई और। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब सालों बाद वो अपनी वेदू से मिलेगा तो इन हालातों में मिलेगा। अपनी वेदू को इस तरह से डरा सहमा हुआ देखेगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सालों से वह जिसे खुश और मस्त समझ रहा था वो इन हालातों से गुजर रही होगी। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने। जब सालों बाद वो वेदू से मिलेगा तो उसकी वेदू उसे डांटेगी, मारेगी, अपनी नाराजगी जताएगी कि क्यों उसने किसी और के कहने पर उन दोनों के बीच के सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी वेदू तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। इस वक्त अद्विक को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। वो अपने कदम वेदिका की तरफ बढ़ा तो रहा था, मगर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने भारी भरकम पत्थरों से उसके पैर बांध दिए हों, जिससे वो ठीक से अपने कदम बढ़ा नहीं पा रहा था। खैर, जैसे तैसे बड़ी मशक्कत के बाद अद्विक वेदिका के पास पहुंचता है और उसके सामने बैठकर एक बार फिर अपनी वेदू को पुकारता है। वेदू। सालों बाद किसी के मुंह से अपने लिए वेदू सुनकर वेदिका ना चाहते हुए भी अपना सर उठाकर अपनी आंसू भरी आंखों से सामने बैठे शख्स को देखती है। वही था उसका दोस्त, उसका प्यार, उसका अद्विक, जिसे देखकर हमेशा उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। मगर अफसोस आज ऐसा नहीं था। सालों बाद अपने अद्विक को अपने सामने देखकर भी वेदिका मुस्कुरा नहीं पाती। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं आ पाती, बल्कि वो तो नीरसता से बिना कोई विशेष प्रतिक्रिया दिए अद्विक को देखती है। वही अपनी वेदू को इस तरह देखकर अद्विक की आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसके सामने उसकी वेदू उसे देखकर भी खुश नहीं थी, बल्कि उसके होठ जो कभी बिना किसी वजह के मुस्कुरा दिया करते थे वो आज कांप रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि सालों बीत गए हैं, उन होठों पर मुस्कुराहट आई और वो आंखें जो हमेशा खुशी से चमकती रहती थी वो आज रोने की वजह से सूज चुकी थी। अपनी वेदू को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर अद्विक के आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते हैं। वो अपनी वेदू को संभालने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है तो उसके छूते ही वेदिका डर जाती है और पीछे सरक कर खुद को अपने में ही समेट लेती है। अपनी वेदू को खुद से इस तरह डरता देखकर अद्विक की रुलाई फूट जाती है। वो रोते हुए कहता है, वेदू, मैं हूँ तेरा अद्विक। तू मुझे भूली नहीं है ना वेदू? मैं तेरा अद्विक हूँ। तू मुझसे डर मत। मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। तेरा अद्विक हूँ मैं। तुम मुझे पहचान ना वेदू। तू ऐसी क्यों हो गई है? तू कहाँ? तू यहाँ क्यों है वेदू? कुछ तो बोल वेदू। तुझे क्या हो गया? तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई वेदू? कुछ तो बोल। कहकर अद्विक रोने लगता है। वहीं वेदिका अद्विक को रोते हुए देख रही थी, मगर फिर भी वो कुछ कहने की हालत में नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ये सब उस नीच इंसान ने किया है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर अद्विक गुस्से से वेदिका के पास से उठकर सागर के पास जाने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। उठ और बता मुझे, मेरी वेदू के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उसकी ऐसी हालत कर दी? क्यों वो ऐसी हो गई? वो कभी नहीं डरती थी, वो हमेशा लड़ने वालों में से थी। क्यों किया, बताओ? अद्विक सागर को वापस मारते हुए कहता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी वेदू को तंग किया है, मैं तुझे मार डालूंगा। कहकर अद्विक बेहोश सागर को मारने लगता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वेदिका का रोता हुआ चेहरा ही घूम रहा था।
उसने नहीं सोचा था कि वास्तविकता उसकी सोच से परे होगी। एक वक्त ऐसा था जब वो वेदिका को एक खरोच तक आने नहीं देता था, और आज उसकी आंखों के सामने उसकी वेदिका सिर्फ तकलीफों से घिरी हुई थी। आज की हकीकत अद्विक के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वो एक असहनीय दर्द अपने दिल पर महसूस कर रहा था, और उसी दर्द को वो अपने गुस्से के जरिए सागर पर निकाल रहा था। आज अद्विक के गुस्से से सागर मर ही जाता अगर कौशिक परिवार ना आता। क्या हो रहा है यहाँ? ये रविंद्र जी की आवाज थी, जो अपने परिवार सहित शादी से वापस लौट चुके थे। घर आकर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके घर का नजारा इस तरह से होगा। वो किसी अनजान को अपने घर पर देखेंगे। रविंद्र जी जल्दी से आते हैं और अद्विक को पकड़कर अपने बेटे सागर से दूर करते हैं। वहीं सागर को बेहोश और लहूलुहान देखकर सुगंधा जी और मनीषा उसकी तरफ भागती है। सुगंधा जी सागर का सिर अपनी गोद में रखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। वहीं मनीषा जल्दी से पानी लेने किचन की तरफ दौड़ती है। कौन हो तुम, और तुम्हारी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? बोलो, क्यों मारा तुमने मेरे बेटे को? रविंद्र जी अद्विक को देखकर पूछते हैं, जो अभी भी गुस्से से सागर को घूर रहा था, मानो वो उसकी जान ही लेकर मानेगा। आपका बेटा? रविंद्र जी के मुंह से सामने बेहोश पड़े इंसान को अपना बेटा बोलते सुनकर अद्विक हैरानी से उन्हें देखकर पूछता है, हाँ मेरा बेटा सागर। बोलो, क्यों मारा तुमने उसे? रविंद्र जी अद्विक को देखकर पूछते, सागर? सागर कौशिक? अद्विक हैरानी से कभी रविंद्र जी को तो कभी बेहोश सागर को देखकर कहता है, क्या इसका मतलब ये था कि उसके मैनेजर ने ही उसकी वेदू के साथ? अब तक अद्विक को ये पता नहीं था कि जिस इंसान को वो मार रहा था वो उसका मैनेजर सागर कौशिक था, जिससे मिलने के लिए वो यहाँ तक आया था। उसे तो यही लग रहा था कि सामने बेहोश पड़ा इंसान कोई चोर या चक्का है, जो वेदिका की इज्जत लूटने के इरादे से खाली घर में घुस आया है। लेकिन अब जब अद्विक के सामने सागर की असलियत आ चुकी थी, तो अद्विक ये सोचकर परेशान था कि अगर ये घर सागर कौशिक का है तो फिर उसकी वेदू इस घर में क्या कर रही है? वेदिका चाची, आप रो क्यों रही हो? नन्हा सा अमित वेदिका के पास आकर पूछता है। सब वेदिका को भूल चुके थे। जब से कौशिक परिवार घर वापस आया था, किसी ने भी वेदिका को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। एक अमित ही था जो आसपास अपनी चाची को ढूंढ रहा था, और जब उसे उसकी चाची एक कोने में डरी सहमी सी बैठी हुई दिखाई दी, तो वो अपने सवाल करने अपनी चाची के पास चला आया। अमित की आवाज से सबकी नजरें वेदिका की तरफ घूम चुकी थी। वहीं अद्विक को अब शायद अपने कुछ सवालों के जवाब मिल चुके थे। वेदिका चाची, मतलब वेदिका इस घर की बहू थी। अगर ऐसा था तो फिर वेदिका का पति कहाँ है, और वेदिका ऐसी क्यों थी? ऐसे बहुत से सवाल अद्विक के दिमाग में चल रहे थे। वो अपने इन्हीं सवालों के जवाब के लिए वेदिका की तरफ देखता है। तब कहीं जाकर उसकी नजर वेदिका की सफेद साड़ी पर पड़ती है, जिसे उसने अब तक नोटिस नहीं किया था। वो वेदिका को ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि वेदिका की रंगीन दुनिया अब बेरंग हो चुकी थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब अद्विक के सामने सच की एक एक परतें खुल रही थी, और जैसे जैसे वो खुल रही थी, अद्विक का दिल वैसे वैसे ही और दर्द में डूबा जा रहा था। मिस्टर सिंघानिया, अद्विक अपनी सोच में ही गुम था जब किसी की आवाज से वो होश में आता है और आवाज की दिशा में देखता है, तो वहां पुलिस खड़ी थी। अब तक सागर को भी होश आ चुका था। जब वो अपने सामने पुलिस को देखता है तो डर जाता है। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए। मैं आप ही को बुलाने वाला था। ले जाइए इसे। इस लड़के ने मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। देखिए क्या हालत कर दी है इसने मेरे बेटे की। रविंद्र जी पुलिस को देखकर अद्विक की शिकायत करते हैं। मिस्टर सिंघानिया, आपने हमें बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब रविंद्र जी की बातों को इग्नोर कर अद्विक के पास आकर कहते हैं।
हाँ इंस्पेक्टर, इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए। इसने मेरी वेदू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर मैं नहीं होता तो ये कमीना अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाता। अद्विक सागर को घूरते हुए इंस्पेक्टर से कहता है, झूठ झूठ बोल रहा है ये आदमी इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। रविंद्र जी बड़े घमंड से कहते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर वेदू की ये हालत क्यों है? अद्विक गुस्से से रविंद्र जी को देखकर चिल्लाता है। अद्विक के चिल्लाने से एक पल के लिए रविंद्र जी डर जाते हैं। वहीं सुगंधा जी और मनीषा वेदिका को देखती है तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वेदिका का साड़ी का पल्लू अभी भी जमीन पर बिखरा हुआ था। उसने खुद को ढकने के लिए अद्विक के ब्लेजर को पहना हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और शरीर अभी भी कांप रहा था और माथे से निकलता हुआ खून जो अब तक सूख चुका था इस बात की गवाही दे रहा था कि अद्विक जो बोल रहा है वो सच है। वेदिका की ऐसी हालत देखकर मनीषा को पुरानी बातें याद आ रही थी। हर बार सागर का वेदिका के आसपास पाया जाना, सागर को देखकर वेदिका का डर जाना, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि अद्विक जो कह रहा है वही सच है। सब कुछ याद आते ही मनीषा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सुगंधा जी को देखती है तो सुगंधा जी उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि एक मनहूस की वजह से उनका बेटा जेल जाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है और कहां से आया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वेदिका हमारे घर की बहू है, सागर की भाई की पत्नी है। सागर अपने भाई की पत्नी के साथ ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। रविंद्र जी इंस्पेक्टर को देखकर कहते हैं, लगता है बहुत घमंड है आपको अपने बेटे पर, लेकिन जरा अपने इस कमीने बेटे से पूछिए कि उसने ये हरकत की है कि नहीं। अद्विक रविंद्र जी को देखकर गुस्से से कहता है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं किससे पूछूं और किससे नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरे घर की इज्जत को नीलाम करना चाहता है, इसलिए ऐसे झूठे आरोप मेरे बेटे पर लगा रहा है। रविंद्र जी गुस्से से कहते हैं, झूठे आरोप? जरा वेदू को देखिए, क्या उसकी चोटें, उसकी तकलीफें आपको दिखाई नहीं देती? अद्विक रविंद्र जी को देखकर कहता है, ये साधारण चोटें हैं, छोटी बहू कहीं गिर गई होगी इसलिए चोट लग गई है। अद्विक की बात सुनकर रविंद्र जी कहते हैं। रविंद्र जी का इतना ही कहना था कि अद्विक का पारा गुस्से से हाई हो जाता है। वो आगे बढ़कर रविंद्र जी की कॉलर पकड़ लेता है। अद्विक की इस हरकत से जहां सुगंधा जी, मनीषा और सागर डर जाते हैं, वहीं पुलिस जल्दी से बीच में आकर अद्विक को रोकती है। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज शांत हो जाइए, ये सब शांति से भी संभल सकता है। इंस्पेक्टर अद्विक को रविंद्र जी से दूर करते हुए कहते हैं, नहीं संभल सकता इंस्पेक्टर, यहाँ मेरी वेदू का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। सबको बस अपने बेटे और अपनी इज्जत की पड़ी है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अद्विक गुस्से से कहता है, ओके, हमें वेदिका जी से बात करनी पड़ेगी। अगर वो कहती हैं कि उनके साथ सागर कौशिक ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है तो हम अभी सागर कौशिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। इंस्पेक्टर अद्विक को देखकर कहते हैं, क्या होगा आगे? क्या वेदिका अपनी आप बीती इंस्पेक्टर को बता पाएगी? क्या सागर अरेस्ट हो पाएगा? क्या अद्विक अपनी वेदू को इंसाफ दिला पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरजू तेरे प्यार की जारी है। तो हे लिसनर्स, आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो बस अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए आरजू तेरे प्यार की। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।